गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज के सेट के इस पहले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थीं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका सील यानी मोहर जो मिलता था वो किससे बनी हुई थी? ऑप्शन क्या क्या है? पक्की मिट्टी से, अंकित से, फायंस से और सेल खड़ी से। तो आई होप सो आपको इसका आंसर पता होगा। आंसर क्या है? आंसर है आपका सेल खड़ी से बनी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थ के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में जब बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24वें नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या है? ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ है और मल्लीनाथ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। और आई होप सो जो कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं उनको ये आंसर पता होना चाहिए। आंसर है सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो आपको पता है नील की खेती से संबंधित बात कर रहा है, तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा होगा? चंपारण सत्याग्रह होगा। आपको पता है चंपारण सत्याग्रह हुआ कब? 1917-18 में हुआ है। ठीक है। 1917 में पहली बार जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें कि गांधी जी हिस्सा लिया और जिसमें कि आपका गांधी जी को बुलाने वाले कौन थे? बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। ये याद रखेंगे, गांधी जी को बुलाने वाले थे। साथ ही साथ ये जो चंपारण सत्याग्रह या नील विद्रोह जो था ये था आपका तीन कठिया प्रणाली था। ठीक है। कभी डिटेल में चलेंगे तो क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे? तो देखिए जैसे ही आता है ना कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे, इसके लिए आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? इसमें हम लोग पहला ही लाइन पढ़ते हैं कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक जो है गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। तो जब ये तीन नाम पढ़ते हैं तो ये तीन नाम ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ये तीन मुख्य जो है प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जहाँ अंग्रेजों का क्या था? सीधा प्रशासन हुआ करता था। क्लियर? तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी चर्चा है, जिसमें तीनों को मर्ज करके एक गवर्नर जनरल पोस्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है? झांसी है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मेरठ है। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर है आपका मेरठ। ठीक है। जो जो इसकी शुरुआत जो हुई थी मंगल पांडे से, तो मंगल पांडे यहीं मेरठ के बैरकपुर जो है वो कंटिजेंट में जो है एक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। आंसर क्या होगा? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो है क्रांति में कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट, TS16, रॉबस्पियर और मीराब्यो। आंसर क्या होगा? आंसर है रॉबस्पियर को कहा जाता है। आतंक का राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझ रहे हैं इसमें जो है जितना भी व्यवस्था है वो सारा व्यवस्था क्या है? एक सिंगल हैंडेड आदमी में नियंत्रित होगी। वो क्या करेगा? अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा, तो इसलिए उसको आतंक का राज कहा जाता है। किसको? रॉबस्पियर के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन क्या क्या है आपका? सन यात सेन, देग जियोपिंग, माओ जेडोंग और झाओ एनलाई। आंसर क्या होगा? कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन थे? तो उस समय आपका क्या है? माओ जेडोंग इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था? मतलब सीधा सीधा जो राष्ट्रीय ध्वज, अच्छा जब राष्ट्रीय ध्वज आया तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज का जो जो आर्किटेक्चर है, जो बना डिज़ाइन जिन्होंने तैयार किया उनका नाम है पिंगली वेंकैया। ठीक है। और इसको किस तिथि को अपनाया गया? आप ऑप्शन पूछ रहा, तो याद रखिएगा आपकी आज़ादी से कुछ दिन पहले ही। तो आज़ादी से कुछ दिन पहले तो देखिए 49 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 1947 होगा। और ये देखिए 22 जुलाई। ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जो अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? मतलब सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड जोड़े गए? तो जब बात जुड़ने का आएगा तो हमेशा मैं कहता हूँ वो है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 है ना, 1976 में। कौन सा दो वर्ड जुड़ा है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देश का ये एक तरह का क्रांति था जिसको फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को देखा गया था और इसको ये एक तरह का नारा में, स्लोगन में यूज भी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो देखिए जो कौन सा प्राप्त है वो मैं बता दूं, नेपाली को प्राप्त है, संस्कृत को प्राप्त है और उर्दू को प्राप्त है। तो आपसे पूछ रहा कौन सा प्राप्त नहीं है? तो अंग्रेजी को संविधान का जो 8वां अनुसूची है जिसमें कि 22 लैंग्वेज बताया गया है, शेड्यूल लैंग्वेज, उसमें से अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट है, इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं जोड़ने का। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में ऐड हुआ है, आर्टिकल 51A में ऐड हुआ है। शुरुआत में ये 10 पॉइंट था, बाद में 11वां पॉइंट जुड़ा। तो फंडामेंटल राइट को और क्या स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पे जुड़ा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। लिया कहाँ गया है? USSR से लिया गया है, जो आज के डेट में आप रसिया कह लीजिए, उसमें USSR हुआ करता था। अब बात करें कि जुड़ा कब? ये जुड़ा 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जुड़ा है। और अभी जस्ट बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की घटना है, 1976 की घटना है। क्लियर? ये सारी बातें हो गई मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब राज्य में जो है वो 2 सदन है ना, जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे विधानसभा विधान परिषद। तो ऐसे कुल मिला के अभी वर्तमान डेट में टोटल 6 ही राज्य में विधानमंडल है ना।
यानी कि 2 सदन है, तो कौन से में नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में जो है वो क्या है आपका 2 सदन नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, विधानमंडल नहीं है। आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की अधिकतम राज्य संख्या सदस्य संख्या क्या है। तो याद रखिएगा राज्यसभा में मैक्सिमम कितना हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, 240, 200, 250, 260। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 250। राज्यसभा मैक्सिमम जो सदस्य संख्या वो कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। ठीक है, और जब बात करें राज्यसभा का तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और ये उच्च सदन क्यों है, क्योंकि स्थायी है। सबसे बड़ी बात है ये स्थायी है। अच्छा, स्थायी क्यों है, क्योंकि इसके 1/2 सदस्य जो है, मतलब 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल में 2 ईयर्स में जो होता है वो क्या होता है आपका रिटायर होता जाता है। क्लियर, 1/3 सदस्य हर 2 साल में, तो 6 साल में पूरा एक रोटेशन पूरा हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस सभा है। ठीक है, और जब बात करेंगे राज्यसभा के मेंबर के न्यूनतम आयु की तो याद रखिएगा राज्यसभा के मेंबर का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लास्ट सेट में क्या था लोकसभा का, तो 25 वर्ष था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी आपको पता है, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1991 लागू कब हुआ है, लागू हुआ है आपका 24 अप्रैल 1992 से, 1992 से। तो कब से संवैधानिक बन गई है, संवैधानिक बन गई आपकी 1992 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर रहा है कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है। तो वो स्टैब्लिशमेंट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 2000 है, 1993 है, 1995 है, 1950 है। आंसर क्या होगा, 1993 को जो है वो आपका क्या है ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। क्या परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। ऑप्शन ए है 25 या अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक, सार्वजनिक हैसियत से कितने छोटे तरीके से, ये तो गलत, बी नंबर गलत नजर आ रहा है मुझे। सी क्या कह रहा है, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों के लिए एक वर्ष में। ये आंसर आपका सही होगा, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों के लिए वर्ष में कम से कम 30 दिनों के लिए जो है। क्या आपको कह रहा है, सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली का जो डेफिनेशन है वो यही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर घुमा देता, आपको पता है कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है। ऑप्शन में क्या है, पृथ्वी, मंगल, प्लूटो, जुपिटर। आंसर क्या होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर ये किसी क्वेश्चन को अगर उल्टा कर देता कि पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं तो हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेपच्यून का मतलब हो गया वरुण। याद रखिएगा सबसे लास्ट प्लूटो से पहले जस्ट कौन सा है, वरुण है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ओसाका जापान में एक शहर है, लंका शहर ब्रिटेन में है, सेलम जी तमिलनाडु में भारत में है, बर्मिंघम जो है ये आपका जो है ये फ्रांस में नहीं है, ये गलत है। याद रखिएगा बर्मिंघम भी कहाँ है, ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो वायुमंडल की नमी जब सोख ले उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में निर्जलीकरण, निथारना, शोधन, प्रस्वेदन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, प्रस्वेदन, जिसको कि हम पर्सपिरेशन कहते हैं। क्लियर। चलें आगे। इससे क्या होता है, वायुमंडल की नमी सोख ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई आपको पता होगा, ऑप्शंस में इस्पात है, पेट्रोलियम है, मकबरा है, जूट है। मुंबई हाई बेसिकली क्या है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो देखिए वर्ल्ड मैप है, इसमें स्वेज नहर भूमध्य सागर को कहाँ से जोड़ेगी। ऑप्शंस क्या क्या है, पर्सिया की खाड़ी, कैस्पियन सागर, मृत सागर और लाल सागर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। चलिए हम लोग आंसर देख लिए, अब हम लोग मैप में देखते हैं कि ये क्या है। देखिए ये है मैप, और इस मैप में सबसे पहले ये जानना कि मेडिटेरियन सी कहाँ है। तो देखिए ये आपका मेडिटेरियन सी है जिसको भूमध्य सागर बोले। ये आपका प्रशांत महासागर है, मैंने पहले भी बताया। ये आपका ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर है। ये इंडिया के नीचे ये हिंद महासागर है। ये ऊपर है ये आर्टिक महासागर हो गया, है ना। तो याद रखिए आपका मेडिटेरियन सी पहले कहाँ है वर्ल्ड मैप में, ये आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे लाल सागर का, तो हम लोग को थोड़ा सा मैप जूम करना है। आपको कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी पता होगा कि आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका छोटा छोटा यूरोप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, और ये आपका क्या है, आपका अंटार्कटिका है। क्लियर। अब हम बात कर लें वापस से क्या कि मेडिटेरियन सी स्वेज नहर के बारे में बात कर रहा है कि भूमध्य सागर स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया आने का जो मैप का रास्ता था तो वो था क्या। तो इंडिया आने का जो मैप में रास्ता था वो ऐसे यूरोपियन चलते थे और ऐसे होके ऐसे इंडिया पहुंचते थे। फिर बाद में यहाँ पर एक छोटा सा दिखा कि एक रास्ता है जिसको कि स्वेज बोला गया, स्वेज नहर का निर्माण हुआ बेसिकली। तो लोग ऐसे अंदर से ऐसे होते हुए फिर इंडिया पहुंच जाते थे। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए स्वेज नहर है कहाँ, थोड़ा सा मैप में दिखाऊं क्योंकि काफ़ी जूम करने के बाद दिखेगा, जो इस मैप में नहीं दिखेगा आपको। मैं एक रास्ता बस बता दे रहा हूँ। पहले तो मेडिटेरियन सी आप देख लो कि मेडिटेरियन सी कहाँ है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको ये नजर आएगा मेडिटेरियन सी जिसको भूमध्य सागर बोले। यहाँ पर कहीं बहुत पतला सा स्वेज नहर है जिसको वर्ल्ड मैप में नहीं दिखाया गया क्योंकि इसका अपना स्केलिंग होता है। और अब बात करें कि स्वेज नहर जोड़ता किसको किसको है, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लीजिए, थोड़ा और जूम कर लीजिए तो शायद आपको दिखे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड सी लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो। और ये आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, और यहाँ बीच में क्या होता है आपका स्वेज नहर है। मतलब सीधा सीधा स्वेज नहर जो है ये देखिए, ये एशिया है, सऊदी अरेबिया, और ये आपका इजिप्ट है जिसको कि हम क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका और यहाँ पर एशिया को बीच में ये डिवाइड करता है कौन, स्वेज नहर। स्वेज नहर से कोई बोट होता हुआ आएगा और फटाक से जो है इंडिया यानी कि एशिया की ओर मूव कर जाएगा बहुत ईजिली, है ना। ऐसे आया, ऐसे घुस के और ऐसे इंडिया पहुंच गया, तो काफ़ी डिस्टेंस बचता है। तो याद रखिएगा स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की।
तो आई होप सो अब आप इसका आंसर जान रहे होंगे। इसका आंसर क्या है? रेड सी है, लाल सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ऑप्शन क्या है आपका? गंडक, कोसी, कोसी लिखा होगा यहाँ पे, किसी लिखा हुआ है, महानदी और कृष्णा। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कृष्णा नदी पे बना हुआ है कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना। और जब बात कर लें कि कृष्णा नदी है कहाँ, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पे ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है कहाँ? ये तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा मयूराक्षी जो है एक रिवर है, और रिवर पे बना हुआ जो एक परियोजना है जिसको कि मयूराक्षी परियोजना कहा गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मयूराक्षी रिवर है कहाँ? जिस जगह पे होगा वहीं होगा। तो मयूराक्षी रिवर जो है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित होगी? पश्चिम बंगाल से संबंधित होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, यानी इक्वेटोरियल जो है आपका फॉरेस्ट है उससे संबंधित नहीं है, वो कौन कौन सा जो प्लांट का नाम दिया हुआ है? ऑप्शन में महोगनी है, रोजवुड है, अकेसिया है और आयरन वुड है। ऑप्शंस में क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वैसा जो विषुवतीय वन से संबंधित नहीं है उसका नाम है आपका अकेसिया। क्लियर। बाकी जो है महोगनी, रोजवुड और आयरन वुड जो है वो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है, कैश क्रॉप उगाई जाती है, वैसे बागान को क्या कहते हैं? है ना, निर्वाह खेती, झूम खेती, किचन गार्डन, रोपन गार्डन। तो देखिए सबसे पहले निर्वाह, झूम, किचन, ये तीनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा? रोपन गार्डन कहा जाता है। जो कैश क्रॉप के लिए जो उगाई जाने वाली जमीन है उसको रोपन गार्डन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? मतलब दोनों में टॉप में है, उत्पादन भी टॉप भी है और उपभोक्ता भी टॉप में है। ऑप्शन क्या क्या है? गेहूँ, मक्का, दलहन, बाजार। आंसर क्या होगा? मक्का। दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का का प्रोडक्शन, साथ साथ मक्का का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? अभी इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? और टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन देखिए फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है। फिलहाल बात करें अगले क्वेश्चन की, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहला जो है वो चाइना है, हालांकि हो सकता है कुछ दिन बाद के डेटा के अनुसार पहला हम लोग हो जाए। सेकंड जो है वो कौन है? इंडिया है। और तीसरा कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है, सॉरी यूएसए है। ठीक है, क्या है? यूएसए है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, संयुक्त अरब अमेरिका, दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? सीएसओ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? पैसे की आपूर्ति का निर्धारण, गलत बात है। मूल्य निर्धारण, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, ये हो सकता है। रोजगार के बारे में विस्तार से आंकड़े का संग्रह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? पूंजी खाते की परिवर्तनीयशीलता का मतलब कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। कौन सा समिति बना था? राज्य समिति, रंगराज समिति, मुखर्जी समिति, तारापुर समिति। आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर समिति बनी हुई थी पूंजी खाते की कन्वर्टिबिलिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे में देखिए कौन कौन सा है, पहले जान लीजिए। जैसे झांसी होगा, ठीक है, इलाहाबाद होगा और आगरा होगा, ये तीनों का तीनों क्या है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। कोटा जो मंडल है ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं, ये क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। क्या बोलेंगे इसको हम? पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा क्या है? कोटा है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फेंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, मतलब उस आइलैंड के बारे में बोल रहा है जहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने इस पर जो है जो जैव आपका विकास है उस पर कुछ रिसर्च किया था, वो आइलैंड कौन सा है? आइलैंड है हेवलॉक, माजुली, गालापेगोस द्वीप और मुनरो द्वीप। तो देखिए ये आपने माजुली द्वीप तो सुना होगा। ये माजुली द्वीप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, जो नदी के चारों ओर घिरा हुआ है, ये असम में है। ठीक है, अब बात कर लें कौन सा ये आइलैंड था जिसपे चार्ल्स डार्विन ने ये रिसर्च किया था, वो नाम है आपका गालापेगोस द्वीप। ठीक है, गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? 15 मई, 18 दिसंबर, 15 मार्च और 20 अक्टूबर। आंसर क्या होगा? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा होती है? देखिए जो महाराष्ट्र में पोला त्यौहार है वही कर्नाटक में कंबाला हो जाता है। ठीक है, और कंबाला में क्या होती है? बैलों की दौड़ होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोला त्यौहार जो होता है उसमें बैल, यानी पूछ रहा किस जानवर की पूजा की जाती है, तो बैल की पूजा की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी लार्वा अचानक से जो है वयस्क बन जाता है उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, दोनों कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं, यानी इनमें से मतलब पहला दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है ना, तो लार्वा का उग्र परिवर्तन कहते हैं कायांतरण। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है? ऑप्शन है राइबोसोम में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ईआर जिसको कहते हैं हम लोग। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राइबोसोम में जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है कोई और, हड्डी और मसल्स को कोई और जोड़ता है। ऑप्शंस में क्या क्या है? उपास्थि है, लिगामेंट है, कंडरा है और अंतर्ग्रथन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? कंदरा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव पित्त यानी कि बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल होता है, इसकी प्रकृति है, यानी जो बाइल जूस सेक्रेट होता है हमारे लिवर में उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा बाइल जूस का जो नेचर है वो क्या होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हैनीमैन, हार्वे, चरक और वैक्समैन।
आंसर क्या होगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी कि ब्लड का रोटेशन कैसे कैसे कहाँ होता है। जब बात करेंगे हैनीमैन का, तो याद रखिएगा होम्योपैथी का जो उदय है वो हैनीमैन की वजह से हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, मतलब पूरे खोपड़ी में अगर बात करें तो कान वाली हड्डियों को छोड़ दें 3 जोड़ों को, तो टोटल हड्डी कितनी होगी, तो 14 और 8 22 होती है। ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको 22। मानव खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होंगी, 22 हड्डियाँ होंगी अगर कान वाली हड्डियों को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, आई होप सो आप लोग को आता होगा। ऑप्शन में है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपातकाल जो हार्मोन है वो है एड्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एड्रेलिन को आपातकाल का हार्मोन कहता है क्योंकि ये क्विक डिसीजन देने में हमारा हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। ये एक तरह का वैक्सीनेशन प्रोसेस है जिसमें जो है आपका 3 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सी 3 बीमारियां हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे 6 यानी कि टीबी, काली खांसी और हैजा नहीं, काली खांसी, टेटनस, चेचक ये भी नहीं, काली खांसी, डिप्थीरिया और चेचक ये भी नहीं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, काली खांसी, टेटनस, टेटनस होता है और डिप्थीरिया होता है और काली खांसी होता है। ये है आपका क्या है, ट्रिपल एंटीजन होता है इन 3 बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। आई होप सो आप सबको पता होगा। ऑप्शन में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट है ना। इस पर रिसेंटली आपका एक वेब सीरीज भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है। ऑप्शंस में देखिए मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन भी है, क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। ठीक है, क्यूबिक मीटर हो गया, क्यूबिक मीटर क्यू आप कह लीजिए, आयतन मेजर करने में ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है। तो देखिए सदिश राशि जब वेग कहेंगे द्रव्यमान गुना वेग, तो वेग और चाल में बेसिकली डिफरेंस ही यही है। चाल क्या है आपका एक अदिश राशि है और वेग क्या है एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। जड़त्व का मतलब सिंपल समझिए mg के बारे में बात कर रहा है, जिसका भार अधिक होगा जड़त्व उसका ज़्यादा होगा, है ना। ऑप्शन में देखेंगे एक बॉल का, साइकिल का, ट्रक का, रेलगाड़ी का, तो आंसर क्या होगा, एक रेलगाड़ी का। याद रखिएगा धक्का मारने पर अगर कोई सामान जितना कम हिलेगा समझिए उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा, और इसलिए हम उसको कहते हैं कि mg पर डिपेंड करता है, भार पर डिपेंड करता है। तो रेलगाड़ी का जड़त्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित हो और वो 10 मीटर विस्थापित हो तो कार्य कितना होगा। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला ही है Fs, बल गुना विस्थापन। तो बल हो गया 60 न्यूटन, विस्थापन हो गया 10 मीटर, गुना करेंगे तो क्या आएगा 600, और कार्य का इकाई क्या है, जूल है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 600 जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई देता है, गलत बात है। यह सुंदर दिखती है, गलत बात। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेवलेंथ याद रखिएगा लाल का सबसे ज़्यादा होता है और साथ ही साथ दूर से लॉन्ग डिस्टेंस से भी रेड कलर हम लोग को दिख जाता है, इसलिए खतरे की घंटी के लिए लाल सिग्नल का यूज़ किया जाता है ताकि दूर से लोग देखकर ही समझ जाएं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की क्वथनांक का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, जनरली 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। और फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट के लिए आपका ऑप्शंस में देख लेते हैं, 100 है, 150 है, 212 है, 244 है। आंसर क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सॉरी होता है आपका क्या होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, फॉर्मूला इसका क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F-32/5/9 ऐसा कुछ होता है। तो 100 से ये आ गया 900, ठीक है, 900/5 आ गया क्या, हाँ ठीक है, 900/5 आ गया 180, और 180 में ये 32 ऐड कर लेंगे तो 180 और प्लस 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 212। वेरी गुड, ये आपका आंसर सही होगा। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला में कन्फ्यूजन में था तो इसलिए थोड़ा सा रुका, सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, शायद फॉर्मूला सही हो मेरा। नेक्स्ट है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं वर्णपट्टी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, परावर्तन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, विद्युत धारा का मान नियत रहता है, गलत बात है। सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो आपका अल्टरनेटिव करंट है उसमें डायरेक्शन के साथ साथ उसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होता है। तो याद रखिएगा पल्सर क्या होता है, तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन का तारा होता है। ऑप्शन में देखें क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन का क्या होता है, तारा होता है, जिसको हम पल्सर कहते हैं, मतलब तेजी से घूमता है। ठीक है, इसी वजह से जो गाड़ी का नाम पल्सर रखाया गया है बाइक का। ठीक है, उसी नेम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। ऑप्शन में देखेंगे कैथोड किरण ट्यूब होता कहाँ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिल्कुल नहीं, लेंस का यूज होता है, रेडियोग्राफी में नहीं, वन डे ग्राफ चरित्र में और टेलीविजन सेट में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन सेट में जो होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, CR ट्यूब कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। देखिए सबसे पहले तो ये बताया गया था कि नाभिक है और बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि जब वो घूमेगा तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे 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 वो अपने नाभिक के करीब आते आते नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर उठ के ये बताया गया है कि नाभिक के बाहर डिफरेंट सेल बना हुआ है और ये सेल जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी एनर्जी कम नहीं होती है,
ठीक है, इसकी एनर्जी कम नहीं होती। ये किसने बताया? क्योंकि जैसे एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा, तो कम नहीं होगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, जे थॉमसन, चैडविक, रॉन्चन और बोर। याद रखिएगा नील्स बोर कहते हैं इनको। BOHR होता है इसलिए बोहर लिखा हुआ है, लेकिन बोर कहते हैं, एच साइलेंट हो जाता है। नील्स बोर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना ऊर्जा खोए जो है वो घूमता रहता है अपने अपने सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्षिक साइज को बताता है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, सेल का बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल का साइज क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, किसी भी पीरियोडिक टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, घटेगा। कभी हम पीरियोडिक टेबल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये बढ़ेगा, क्योंकि लिथियम जो होता है वो आपका 3rd नंबर पे है, सोडियम आपका 11 नंबर पे है, और पोटेशियम आपका 19 नंबर पे है। 8-8 का गैप है, मतलब एक सीरीज ही बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहे हैं, एक ही रॉ में एक ही कॉलम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो याद रखिएगा सेल का साइज बढ़ेगा। तो आंसर नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सभी अम्लों का साझा तत्व है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सारे एसिडिक के साथ रिएक्शन कर लेता है। ऑप्शंस में देखेंगे आपका नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सारे एसिड के साथ रिएक्शन में आराम से पार्ट ले लेता है, इसलिए साझेदार कहते हैं उसको। नेक्स्ट, सोने और मॉलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, शून्य क्रम और तृतीय क्रम। आंसर क्या होगा, शून्य क्रम होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होता नहीं है दोनों के बीच में रिलेशन, सिर्फ वो बीच में बैठा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या देगा, यानी कि ग्लूकोज को जब नेचर में लाएंगे तो क्या आउटपुट क्या देगा, उष्माक्षेपी होगा, उष्माशोषी होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो बेसिकली क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब कि हीट क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, उष्माक्षेपी का मतलब यही होता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए प्रकार का निर्माण, बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सभी सही होगा। केमिकल रिएक्शन में कई सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा, पेंटिनसन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की लेड और सिल्वर यानी कि चांदी और शीशे को हटाने की प्रक्रिया बताई थी। तो ऑप्शन में मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 63, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ऑप्शन नंबर 1 कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, कॉपर। तो आंसर क्या होगा, यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा पैदा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, ल्यूकेमिया बोलते किसको, एक बीमारी है जिसको कि हम रक्त कैंसर कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये रक्त से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो याद रखिएगा, सुपरसोनिक विमान में क्या है आपका, सुपरसोनिक बोला ही गया जिसमें की क्षमता 9 मैक के आसपास है। मैक किसको कहते हैं, जब हम निर्वात में ध्वनि की गति से जब हम वायुमंडल में ध्वनि की गति से कंपेयर करते हैं किसी के स्पीड को, तो उसके रेशियो को 1 को हम लोग 1 मैक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैक की क्षमता बढ़ती जाएगी, ध्वनि का जो है वो जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सुपरसोनिक विमान जो होता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, किस मंडल को, आयन मंडल को, बाह्य मंडल को, क्षोभ मंडल को, ओजोन मंडल को। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ओजोन मंडल को लॉस पहुंचाता है कौन, सुपरसोनिक विमान। यानी विमान का मतलब उसका साउंड जो जनरेट होता है उसके स्पीड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, हर चरण में ऊर्जा 1/10 1/10 1/10 होता जाता है, घटता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा होगा, हर चरण में घटता जाता है, इसलिए उसका जो है 2 या 3 4 स्टेप में ही जाकर खत्म हो जाता है खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? तो बिहार में जनरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उद्योग और IT सेक्टर नहीं है बिहार में, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्या है, कृषि है। तो याद रखिएगा, बिहार में आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, बिहार की अधिकांश भाग आच्छादित है, यानी कि किस मिट्टी से आच्छादित है? तो देखिए, आपका जो बिहार में जो लैंड एरिया है वो आपको पता होगा, बिहार में कई सारी नदी है, गंगा भी आई हुई है। तो गंगा जो है वो बेसिकली जलोढ़ मिट्टी है। तो ऑप्शन में देखेंगे कहीं भी जलोढ़ मिट्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पर्वतीय मिट्टी है, लेटेराइट है, कछारी मिट्टी है और काली मिट्टी है। आंसर क्या होगा, कछारी मिट्टी है, इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, या जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम कछारी मिट्टी है या काप मिट्टी है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस राज्य ने नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? ठीक है, नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है, कौन सा सरकार? ऑप्शन में देख लेते हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हिमाचल है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने ये नेमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है। ये एक वित्तीय योजना है, ठीक है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 का भुगतान दिया जाएगा, जो अभी बिहार में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? तो शहीदों के नाम पर ट्रेनों का इंजन कौन सा है? उत्तर रेलवे 2 बार दे दिया है, मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका उत्तर रेलवे। तो आइदर आप ए मारिए या सी मारिए। ठीक है, उत्तर रेलवे के जोन में जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए डीजल इंजन के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास किया है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सामने ही है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, वो किस राज्य में है? ऑप्शन क्या क्या है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा, भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 72 है, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? मतलब आर को गोली मार दीजिए, आर इसलिए बोल रहा है क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जी का मान भी घटता जाएगा, और आर कम करते जाएंगे तो जी का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आर जब जीरो कर देंगे तो जी भी जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि जी का मान कहाँ कम होगा। ऑप्शन पे है भूमध्य रेखा, ध्रुव, मकर और कर्क रेखा। तो आप देखेंगे जो भूमध्य रेखा है हम लोग का, भूमि को जो मध्य भाग में काट रहा है, तो भूमध्य रेखा में जो आपका रेडियस है वो ज़्यादा होता है, और ध्रुवों पर रेडियस का डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा जी का मान घटता जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा इसका आंसर होगा, जहाँ जी का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ? ये भी क्वेश्चन जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको रिपीटेशन पता होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1929। ऑप्शन क्या है? सती प्रथा का प्रतिषेध, व्यक्तिगत सिद्धांत, ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात कर रहा है, जो गलत है, डलहौजी है। विधवा विवाह भी नहीं है। मॉडल सुधार, ये मॉडल सुधार है आपका 1909 में, ठीक है, ये भी नहीं है। तो 1829 में क्या था? ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता होगा, सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो आंसर क्या क्या है? केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। सॉरी, 2019 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, तो 2019 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये आंसर क्या होगा? केन विलियमसन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केन विलियमसन। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, जैसे मैं मिस कर गया, 2023 की बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? विराट कोहली। 2019 के हिसाब से केन विलियमसन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो आई होप सो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड भी है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। पहला जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा था, और दूसरा क्या था? दूसरा जो है वो था शक्ति, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? यानी सीधा सीधा आपसे कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, है ना, इतना लैंग्वेज बेकार का दिया हुआ है समझने के लिए। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ है। कब हुआ है? 1923 में। क्यों हुआ है? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद जो है वो आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी बंद कर दिए थे, जिससे कि नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी था, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1923 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात करेंगे, 1756, 1761, 1576 और 1764। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा, किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मराठा की ओर से सदाशिव राव थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत है कहाँ? तो याद रखिएगा, पानीपत अभी वर्तमान में हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? ये बात कर रहा है 1987 की, और याद रखिएगा इस क्वेश्चन में एक आंसर भी छुपा है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में, ये ध्यान रखें। अब आपसे पूछा ये कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था? तो ऑप्शन में है 56, 55, 52, 57। आंसर क्या होगा? 56, 56वां संविधान संशोधन 1987 को जो है गोवा संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला, दमन दीव को क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या? देखिए 2020 बोल रहा है, 2023 नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना है। 2020 में जो है वो वैश्विक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 94 था। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं 2023 की। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सरकार का जो है आप कंप्लीट आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, है ना, ये नहीं कि यही सरकार 100% सही है। सरकार को गोली मार दीजिए, डेटा पे काम करते हैं सीधा सीधा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति और बुरी होती जा रही है। ऑप्शन नंबर सी 111 है। 2020 की बात कर रहा है, 94 है। चलते हैं आगे, फिलहाल पॉलिटिकल टॉपिक को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में है आपका 8 सितंबर, 14 सितंबर, 29 सितंबर, 27 सितंबर। आंसर क्या होगा? 8 सितंबर को जो है वो आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब? 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश को योगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? उत्तर कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया को योगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अभी हम लोग 1-2 सेट पहले पढ़े थे, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के रूप में, देखिए जब बात करते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। पेरिस समझौता कब हुआ है जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है? ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेरिस सम्मेलन आपका 2016, 22 अप्रैल 2016, क्योंकि आपको पता होगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था कब? 22 अप्रैल 2016 को। कहाँ हुआ है समझौता? पेरिस समझौता हुआ है पृथ्वी दिवस के दिन, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? आपसे पूछ रहा है, लास्ट में देखना है। ऑप्शन में क्या क्या होगा? दिबांग नदी है, तिस्ता नदी है, तमसा नदी है, सुबनसिरा नदी है। आंसर क्या होगा? आंसर में हम लोग देखेंगे दिबांग नदी है, तिस्ता भी है और सुबनसिरा भी है। तमसा नदी जो है ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या होगा? तमसा नदी, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ऑप्शंस में देख लीजिए, पार्लियामेंट, द नेशन डाइट, स्टार्टिंग गेट और फॉकेटिंग। तो आंसर क्या होगा? डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग, ठीक है। फॉकेटिंग कहते हैं आप, आर होता है, आर साइलेंट होता है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। है कहाँ? यूरोप में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2024, ऑप्शन में देखिए टोक्यो, लंदन, पेरिस और रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण एक वर्ग मिल जाए तो x का मान क्या होगा? तो जब देखिए, जब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गुना करना है स्क्वायर बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 588 का आपको क्या करना है, बाइफर्केशन कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, तो 588 को 2 से कर लीजिए तो क्या आ गया, 29 4 आ गया। फिर 2 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 147 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। जब मैंने इसको देखा 147, तो 147 क्या है, 49 गुना 3 है। तो ये बेसिकली 49 गुना 3 गुना 4 वाला डेटा है, ये वाला डेटा जो है। तो ये 4 जो है कंप्लीट स्क्वायर बना लेगा, 49 भी कंप्लीट स्क्वायर बना लेगा, ये 3 आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाएगा। इसके लिए इस नंबर को वापस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये परफेक्ट आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आंसर क्या है, 86 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। चलते हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऑप्शंस क्या क्या है, कालीबंगा है, दैमाबाद है, लोथल है, आलमगीरपुर है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा से। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि कालीबंगा है कहाँ, याद रखिएगा कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश ऑप्शंस में देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है, सारनाथ है, बोध गया है, लुम्बिनी है और कुशीनगर है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? ये हुआ था 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जस्ट इसका अगला साल 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई नहीं गया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में एम के गांधी गए थे, और साथ कौन गया था, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। थर्ड गोलमेज सम्मेलन में फिर से कांग्रेस से कोई नहीं गया था, ये आपको ध्यान में रखना। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के साथ कौन गए थे। सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जो है वो गई थी महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम है? तो आई होप सो जो सेट कंटिन्यू देख रहे हैं उनको ही पता होगा। ऑप्शंस क्या क्या है, मद्रास गजट, द हिंदू, बंगाल गजट, द इंपीरियल टाइम्स। वेरी गुड, आंसर क्या होगा, द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क्या क्या है, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और आत्मारंग पांडुरंग। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। कब? 1867 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? ये क्वेश्चन पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है और हिस्ट्री में भी आपको क्लियर कट के दे रहा है कि पहला जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग सांकेतिक रूप से मनाए थे, सिंबॉलिज्म में, कब बनाए थे? क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1929, 16 अगस्त 1940, 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1932। वेरी गुड, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस सिंबॉलिज्म बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा और किसका ये विचार था कि हम लोग ट्रेन से जा रहे खजाने को लूटेंगे? ऑप्शन क्या क्या है, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खान, शिवराम राजगुरु और यतीन्द्रनाथ दास। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के ये विचार थे, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब नाम बदल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ऑप्शन क्या क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत और फ्रांस। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के वोटिंग राइट को दिलाने के लिए ये मूवमेंट चला था। क्लियर, याद रखिएगा ब्रिटेन में, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, वर्ल्ड का मॉडर्न कंट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी फीमेल को जो वोटिंग राइट्स है वो 1920 के आसपास मिली है। ठीक है, चलें आगे, काफ़ी दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? मतलब ये थॉमस पेन है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में इनका कुछ विशेष योगदान था। इन्होंने क्या ऐसा यूज़ किया? तो जनरल थ्योरी लोग यूज़ करते हैं, जिसको ऑप्शन डी आप कह लीजिए, सामान्य विद्वि का यूज़ किया इन्होंने। और जो आपके उपनिवेशी थे यानी कि ब्रिटेन थे, उन लोगों को प्रेरित किया, यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ जो उपनिवेशी बना के रखा, उन्होंने गुलाम बना के रखा, उनको प्रेरित किया। किसने? थॉमस पेन ने। और कैसे? तो सामान्य विद्वि से, यानी जनरल इंटेलिजेंस लगाया कि कैसे हम लोग आज़ादी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं का काम था पूरा का पूरा देश को एकजुट करना। नेक्स्ट, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है और संविधान में जो प्रियम्बल का लैंग्वेज है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। नेक्स्ट, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है वो आपका किस आर्टिकल में? तो देखिए 3 तरह का जो इमरजेंसी की बात की गई है, एक आ गया है 352, एक आ गया है 356 और एक आ गया है 360। ये जो है ये नेशनल इमरजेंसी है 352। 356 जो है वो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, तो आंसर डी होगा। और 360 क्या है आपका? वित्तीय आपातकाल है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब शासन द्वारा, मतलब शासन का नियम ऐसा कह लीजिए। ये आपका कौन सा है? आर्टिकल 14
ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, रूल ऑफ लॉ है। मतलब यहाँ पर क्या है आपका, विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है सीधा सीधा। लॉ क्या है, नियम कानून क्या है, सबके लिए बराबर है। तो विधि के समक्ष समता जो है वो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री को पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन में पीएम प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, वो सही होगा। और जब बात करेंगे कैबिनेट मंत्री का, तो ये आर्टिकल कौन सा है, याद रखिएगा, ये आर्टिकल 74 है, जिसमें पहली बार यानी कि संविधान में पहली बार कैबिनेट की चर्चा की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए, लोकसभा में जो था वो न्यूनतम आयु था आपका 25 साल, यानी कोई भी पीएम बन सकता है मिनिमम 25 साल में। राज्यसभा के लिए जो आयु है वो कितना है, वो है 30 ईयर्स, कितना है, 30 साल है। और पीएम या प्रेसिडेंट के लिए, सॉरी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसका आयु मिनिमम कितना है, 35 साल है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राज्यसभा कह रहा है तो आंसर क्या होगा, 30 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। पंचायत चुनाव के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसका न्यूनतम आयु, देखिए क्वेश्चन बैक टू बैक था, अच्छा हो गया, क्लियर हो गया, 21 वर्ष। देखिए, वोट डालने का आयु 18 वर्ष, पंचायत चुनाव में भाग लेना है तो 21 वर्ष, फिर लोकसभा मेंबर बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा मेंबर बनना है तो 30 वर्ष, प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल। क्लियर, इतना आप याद रखिए, सारा क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है, फॉरेन पॉलिसी किस पे आधारित है। तो आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ा होगा, नाम मूवमेंट पढ़ा होगा, है ना। इसी के तहत जो है पंचशील समझौता हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई शुरुआत में हम लोग करते थे। और शुरुआत में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वर्ल्ड जो है 2 सुपर पावर में जो है सेपरेट हो गया, यूएसए और रसिया, ऐसा कह लीजिए। तो हम लोग क्या है, गुट निरपेक्ष नीति कह लीजिए। ये सारी कहानी इसलिए सुना है ताकि आप सीधा आंसर पे पहुंच सकें। गुट निरपेक्ष नीति पे है हमारा फॉरेन पॉलिसी, मतलब हम किसी भी सुपर पावर के ग्रुप में नहीं शामिल होंगे, उनसे तटस्थ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था। ये भी आई होप सो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएनओ की बैठक में पहली बार हिंदी में किसने भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। ऑप्शन पढ़िएगा और क्लियर हो जाएगा। शनि, बृहस्पति, बुध ये ग्रह है, सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन, भूटान की मुद्रा कौन सी है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन में नेगुलट्रम, रुपया, डॉलर और पाउंड। आंसर क्या होगा, नेगुलट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। और भूटान की राजधानी क्या होगी, भूटान की राजधानी थिम्पू होगी, ये ध्यान में रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है आपसे। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृत सागर कहाँ स्थित है। तो देखिए, मृत सागर कहाँ स्थित है, ऑप्शन में है फिलीपींस, इजराइल, लेबनान और हॉलैंड। तो आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, इजराइल में है आपका डेड सी, क्या है, डेड सी। बेसिकली इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इन तीनों के किनारे जो है बना हुआ है क्या, डेड सी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोमासी प्रवाह देखा जाता है। ये मंडी सुपरवाइजर कुछ लिखा था और रॉन्ग है, गलत लिखा हुआ वहाँ पे। सोमासी प्रवाह जो है वो देखा जाता है कहाँ। तो ऑप्शंस में है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी सागर में। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका हिंद महासागर में सोमासी प्रवाह देखा जाता है। यह महासागर जो हिंद महासागर है, याद रखिएगा, ये वर्ल्ड में क्या है, 3rd लार्जेस्ट ओशियन है, मतलब तीसरा स्थान है सबसे बड़ा में किनका, हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन और रूबी पाइपलाइन। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो तबरीज और अंकारा, अंकारा क्या टर्की की राजधानी है, मुझे लग रहा है एशिया में है। अरब भी क्या है, एशिया का पार्ट है। पूर्वी पश्चिम गैस लाइन ये भी एशिया का पार्ट है। कौन एशिया में नहीं है, तो रूबी पाइपलाइन जो है वो क्या है, एशिया का पाइपलाइन नहीं है। ये है कहाँ, याद रखिएगा, ये यूएसए में। ठीक है, कहाँ है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन से कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो ये भी ऑप्शन आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत में टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन कौन सा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और झारखंड है। इतना राज्य है, जिसमें कि यहाँ ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, ये आपका कर्क रेखा इस राज्य से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 27, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती हैं। उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार। आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश का है ईस्ट साइड में, श्रीलंका का है साउथ में है, म्यांमार भी ईस्ट में ही है, पाकिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम में इस भारत की सीमा मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम से रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, कंचनजंगा जो है वो भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। वैसे हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर स्थित है। तो ऑप्शन में देखिए, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ये तीनों भारत में है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो भारत के बाहर चीन से निकलती है, चीन में तिब्बती एरिया से निकलती है और तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, यानी स्थानीय प्रजाति का मतलब वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, यानी एक ही क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हर जगह ऑलमोस्ट फैले हुए हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो एक सिंगी गेंडा, मिथुन, बंगाल टाइगर और गाय। तो गाय जो है वो आपका क्या है, स्थानीय प्रजाति नहीं है, हर जगह ये पाया जाता है, विशेष नहीं है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा
को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखिए इस बुक में थोड़ा सा एरर है। राजकोषीय घाटा इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप, कुल व्यय माइनस यहाँ पे होगा राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर पूंजी प्राप्तियाँ, ठीक है। घाटा कैसे निकालेंगे? तो टोटल जो मेरा खर्च हुआ और टोटल जो प्राप्त हुआ उन दोनों को घटाएंगे। कुल, क्योंकि व्यय बड़ा होता है ना, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू का होता है, इसलिए उसको पहले लिख लिया, और जो मिल रहा है वो बाद में लिखेंगे, घट के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? राजकोषीय घाटा बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विद्यालय की इमारत में रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? ये इकोनॉमिक्स का फिर क्वेश्चन आ गया। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय, और पूंजी और विकास दोनों, तो आंसर डी होगा। पूंजीगत व्यय का मतलब हो गया जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और विकास का मतलब उसको और बढ़ा रहे हैं। तो इमारत जो बना वो तो अपने आप में पूंजीगत हो गया, और रख रखाव पे भी खर्च कर रहे हैं, मतलब क्या विकास भी कर रहे हैं। तो पूंजीगत और विकास व्यय दोनों हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी? ऑप्शन क्या क्या है? 14, 16, 18, 21। आंसर क्या होगा? 18 दिन तक जो है कुरुक्षेत्र में लगातार लड़ाई चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म विश्वास करते हैं किसमें? विखंडित अनेक दल की प्रणाली में, गलत है। प्रबल अनेक दल की प्रणाली में भी गलत है। एक दल की प्रणाली में, ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा। फासिज्म जो है वो विश्वास किस में रखते हैं? केवल एक दल में विश्वास रखते हैं। क्लियर हो गया। आपने जो पहला फासिस्ट मूवमेंट है वो इटली में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 22 दिसंबर, जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन किस तिथि किस प्रकार मनाया जाता है? ऑप्शन देख लिए, राष्ट्रीय सदस्य दिवस, सांख्यिकी गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस तो सीवी रमन में है ना। जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका क्या है? 22 दिसंबर है, और इसी दिन श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस है, और इसको राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है माघ मेला डैश में शुरू होता है? तो माघ मेला शुरू कब होगा? ऑप्शंस में दिख रहा है, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मकर संक्रांति से माघ मेले की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मकर संक्रांति मनाया क्या जाता है? 14 से 15 जनवरी कह लीजिए, फ्लक्चुएट होता है कभी कभी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। देखिए वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको कहते हैं प्रस्वेदन। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन, इंग्लिश में कहेंगे पर्सपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका में निम्नलिखित में किसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है? आपके पास क्या क्या है? आपके पास है मृदुतक है, जाइलम है, दृढ़ोतक है, उत्तक है, ये बेसिकली दृढ़ हो गया तो दृढ़ोतक है, और शीर्षस्थ विभाज्योतक। ये आपका क्या है? इस तरह की जो कोशिका होगी उसमें विभाजन की क्षमता ज्यादा होगी शीर्षस्थ विभाज्योतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? उत्तक यानी कि टिश्यू होता है जो पौधे में जल परिवहन करे। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हो गया है। जल बोले तो क्या बोलेंगे हम? जाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइलम बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का टिश्यू है जिसको उत्तक बोला गया। नेक्स्ट है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होगा? वसा का मतलब भी फैट होता है। फैटी चीज खाएंगे तो क्या होगा आपको? ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए मोटापा दिख रहा होगा, यही आपका आंसर सही है। फैटी चीज खाने पे मोटापा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? मतलब जहां से आपका साउंड निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको लैरिंग्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को क्या है? स्वर यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? देखिए ज्वाइंट भी कई तरह का होता है। पाइवट ज्वाइंट है, ग्लाइंटिंग ज्वाइंट है, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट है। जो एल्बो है वो क्या है? जैसे आपका गेट में हिंज का मतलब कब्जा होता है, गेट जैसे खुलता है लगता है, अगर ऐसा कोई ज्वाइंट है तो उसको हिंज ज्वाइंट बोलेंगे। कोहनी में के पास भी, एल्बो के पास भी आप खोलेंगे लगाएंगे, ये भी क्या है? एक तरह का हिंज ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, हिंज ज्वाइंट, इंग्लिश वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है? मतलब कि वंशानुगत जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो किस वजह से जाता है? ऑप्शन नंबर एक देख रहे हैं, काफी चर्चाएं होती है जीन की, तो जीन जो होता है वो वंशानुगत स्थानांतरण का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, स्कर्वी, सूखा रोग, तपेदिक और घेंगा। आंसर क्या है? घेंगा, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, ये जो है आयोडीन की कमी से शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम किसका उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मशरूम किसका उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? कवक है, शैवाल है, हरा पौधा है, एक कोशिकीय पौधा है। कवक है, मशरूम क्या है? कवक है। और मशरूम भी फिर दो प्रकार का होता है, एक ऑयस्टर होता है और एक पत्ते वाला होता है, बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 की बात कर लेते हैं हम लोग। अस्थि सुसुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए एक तरह का बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक हड्डी का बीमारी है कि कमी से होता है। किसकी कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑप्शन में आपको बता दिया, हड्डी, हड्डी बोले तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको। 46 जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है आपके कैल्शियम की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए उत्पादक नहीं बोल रहा, उपभोक्ता बोल रहा है, तो यानी घास को खाने वाला कौन सा है? पादप जो है वो प्राथमिक उत्पादक हो गया, शेर हो गया, जीवाणु हो गया और हिरन हो गया। तो हिरन जो है वो आपका क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि हिरन क्या है? एक शाकाहारी जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? यानी कि विमीय मात्रा कह लीजिए या मात्रा कह लीजिए, वो क्या है? समान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, वेग और चाल। दोनों मीटर पर सेकंड होता है, वेग भी और चाल भी, बस डिफरेंस यही है कि ये आपका क्या है? सदिश राशि है और चाल क्या है? अदिश राशि है, लेकिन मात्रा क्या होता है? दोनों का सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कैसा रखेगा? तो याद रखिएगा, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो हमको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो गियर का जो रेशियो है वो 1 के बराबर या उससे अधिक रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है आपको। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहेगी? देखिए होगा क्या, एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, आप गोली चला रहे हैं और यहाँ आकर गोली फंस जा रही है। अब जैसे ही टकराई तो वो तो आगे बढ़ नहीं पाई, मतलब गतिज ऊर्जा तो नहीं है, तो ऑप्शन ये और ये तो खत्म हो गया। अब देखेंगे टकराने के साथ साथ बुलेट में गतिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन ये जो आपका लकड़ी है ये थोड़ा हिलेगा। तो टकराते वक्त और टकराने से पहले गोली जब चली, दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या सेम रहेगा? संवेग सेम रहेगा, द्रव्यमान गुना वेग। तो याद रखिएगा जितना इस लकड़ी का वेट होगा, जो आपका वो लकड़ी मैंने बनाया था मोटा ऐसा, इसका
इंटू उसका मास, द्रव्यमान गुना वेग, तो वेग स्पीड ज़्यादा रहेगा। टकराने के बाद बोलता है इस प्रक्रिया में क्या चीज़ सेम रहता है, तो याद रखिए बंदूक जब चलता है तो हम लोग किसकी बात करते हैं, मोमेंटम की, संवेग की, तो ऑप्शन बी संवेग क्या रहेगा आपका, सुरक्षित रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाती है तो देखिए आपको v क्या बोल रहा है, डबल कह रहा है, उसका त्वरण दुगना होगा तो v माइनस यू बाई टी, कह नहीं सकते कि दुगना होगा कि नहीं होगा। संवेग दुगना हो जाएगा, संवेग मतलब द्रव्यमान गुना वेग होता है और वेग को दुगना कहने के लिए बोल रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर हो गया तो 4 गुना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, जब गति को दुगना कर रहे हैं तो स्थिति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मतलब क्या होगा, उसका संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्यों दुगना हो, क्योंकि गति दुगना कर रहे हैं, एम इंटू बी संवेग होता है, वी डबल किया तो संवेग दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। याद रखिएगा जिसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो है लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो बहुत उच्च बोल रहा है तो बहुत कम ऑप्शन में होना चाहिए, बहुत कम तो ऑप्शन में है नहीं तो उसको छोटा मान के चलिए। क्लियर। चलें आगे, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी लैम्डा एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, हर सेकंड में कितनी बार ये चल रहा है, और लैम्डा बोलते हैं कि कितना हुआ क्या है आपका डिस्टेंस तय कर रहा है। तो जितना जल्दी जल्दी ये चलेगा उतना कम डिस्टेंस तय करेगा, जितना धीरे धीरे चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ऐसे समझिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। आंसर क्या होगा, डेसिबल क्या है, ध्वनि मापक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन में पढ़िएगा, देखिए कल्टीवेटर खेती के लिए होता है, हल भी खेती के लिए, कुल्हाड़ी भी नहीं यूज होता है लकड़ी काटने में, कुदाल का यूज जनरली होता है, हम लोग खरपतवार जो है हटा देते हैं, घास वगैरह को उसके जड़ से निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहती है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु पे इलेक्ट्रॉन पड़ता है, मतलब प्रकाश जब पड़ता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का प्रक्रिया होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो आपका सोलर सेल है वो इसी पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा, तो देखिए H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। कुछ कुछ फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, आसान रहेगा। हीट जो होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर का मतलब धारा के समानुपाती होता है वर्ग के। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है, गलत है। विद्युत धारा के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये भी गलत है। समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। याद रखिएगा H इज इक्वल टू यानी हीट इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, ध्यान रखेंगे। तो धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है चढ़ सकता है। ऑप्शन है जल है, हीलियम है, पेट्रोल है और द्रव नाइट्रोजन है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन जो है डैश का उदाहरण है। ऑप्शंस क्या क्या है, निलंबन है, कोलाइडी घोल है, मिश्रण है और पायस है। आंसर क्या होगा, मक्खन जो है वो क्या है, पायस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, मतलब संयोजकता आपसे पूछ रहा है। देखिए 14 होने का मतलब है पहला सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। जब आपका बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 है तो या तो ये 4 ले सकता है या चारों का चारों दे सकता है, तो यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि कोई भी परमाणु अपने आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर कर ले तो वो स्टेबल हो जाता है। तो जिसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको और 4 चाहिए, तो उसकी 4 संयोजकता हो जाएगी, जिसको वैलेंसी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, तो धातु होगा कौन कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, ये तो आ गया पारा और ये आ गया कार्बन, तो ये धातु नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है स्कैंडियम 21, पोटेशियम 19, ये भी है। सीजियम और ब्रोमीन, ये देखिए ये आपका नहीं है, फिर अधातु हो गया। क्रोमियम, निकेल, जिंक और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N हो गया आपका, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, एक तरह का गैस हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, और नाइट्रोजन वैसे भी इसका वैलेंसी 3 है और धातु में आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन नंबर डी है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम। आई होप सो ये आपका आंसर होगा 60 का आंसर डी, ये चारों का चारों क्या है, धातु है। आप इन सारे तत्वों को पीरियोडिक टेबल में आज एक बार देख जाइएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट से जो बॉक्स है वो सारा धातु है और इधर से जो है वो सारा क्या है, अधातु है। बीच में क्या है आपका, कुछ मिश्र धातु टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर स्कॉच किसका नवीन व्यापारिक किस्म है, तो याद रखिएगा बटर स्कॉच एक क्या फ्लेवर है या एक कलर है, टेस्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं। किसका है, तो बेसिकली गुलाब का है। किसका है, गुलाब का है। याद रखिएगा बटर स्कॉच किसका है, गुलाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयोजक यौगिक कौन सा है, सहसंयोजक बंधन यानी जो मिला ले। यौगिक किस टाइप का होता है, टाइप पूछ रहा है कि गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, मेरे हिसाब से ये सही होगा। सहसंयोजक बंधन जो बनाता है यानी कि कार्बन कार्बन, जैसे मान के चलिए कि आप इथेन बनाए तो C2H6 हुआ, ये एक क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। और संयोजक यौगिक में जो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों क्या होता है, अधिक होता है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाई होगा किसमें, सहसंयोजक बंधन में। नेक्स्ट है आपका बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच स्केल क्या है। याद रखिएगा बोरिक एसिड जो होता है एकदम हल्का सा एसिडिक होता है। हल्का का एसिडिक का मतलब 7 से थोड़ा ही कम, थोड़ा कम मतलब देखिए आपको 6.8 नजर आ रहा होगा। और बोरिक्स क्या होता है, हल्का बेसिक होता है, तो बेसिक में आ गया आपका 9.2, तो ऑप्शन नंबर सी होता है। बोरिक एसिड और बोरिक्स बफर का पीएच स्केल का जो रेंज है 6.8 से 9.2 तक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, N2+, फिर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ये -2 नजर आ रहा है आपको, और यहाँ हाइड्रोजन है। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। ऑक्सीजन पे -2 आयन का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है।
ऑप्शंस क्या क्या है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है और ताम्र है। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा कार्बन। आई होप सो, क्योंकि कार्बन डालने से उसकी मजबूती और थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोण और कितने पंचकोणीय आकृति होती है? मतलब आपसे कार्बन 60 यानी बकमिस्टर फुलरिन की बात कर रहा है। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था बकमिस्टर फुलरिन में कार्बन 60 होता है। उसमें पूछ रहा है कितना जो है हेक्सागन है और कितना पेंटागन है। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। आंसर क्या होगा? 20 आपका क्या है? पेंटागन है और 12 आपका 20 आपका हेक्सागन है और 12 आपका पेंटागन है। क्लियर? किसमें? C60 यानी कि बकमिस्टर फुलरिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, क्या कह रहा है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आई होप सो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन है बंगाल, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? बिहार में है उदंतपुर शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका पटना में क्या है आपका सोन और गंगा नदी का मिलन है। नेक्स्ट है संगम है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया था? तो जनसंपर्क अभियान ऑप्शन में है अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो आंसर है अजमेर से स्टार्ट किया था महाजनसंपर्क अभियान। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल सही है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बालासोर स्थित कहाँ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। और एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस है। याद रखिएगा मेरा जो रेलवे का एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर का ज्वाइनिंग था वो भी इसी जोन में मिल रहा था। ये जोन है आपका साउथ ईस्टर्न जोन, ठीक है, खड़गपुर कहते हैं। बालासोर भी वही है, साउथ ईस्टर्न जोन है। और साउथ ईस्टर्न जोन कहाँ बॉर्डर पड़ता है? कोलकाता और उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये जो बालासोर है ये बेसिकली है कहाँ? ये आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में है। ये घटना थी कब की? 2 जून 2023 को चेन्नई जाने वाले कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डब्बे करीबन 7 बजे पटरी से उतर गए थे और बगल वाली ट्रैक पे आए और वहाँ पे एक और ट्रेन हुआ। मतलब बहुत तगड़ा हादसा हुआ था। चलें आगे। ये है कहाँ? याद रखिएगा ये है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? 2019 का आपसे कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन जब करंट आएगा तो जरूरी नहीं कि करंट 6 महीना साल भर से हो। एक दो स्टैटिक क्वेश्चन जो होता है, स्टैटिक करंट होता है, वो आपका पीछे से भी पूछ देता है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद भी रखना है। आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मिला है एक ऐसे व्यक्ति को जो कौन है? इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इनका क्या नाम है? अबी अहमद अली। ठीक है, 2019 का शांति पुरस्कार किनको मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को मिला है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? ये ऑप्शन देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, आज के ही सेट में है और इसका आंसर 72 का आप लोग शायद मुझे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपसे पूछ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन क्या क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। संवैधानिक पद है, भारत के राष्ट्रपति जो है करेंगे। अच्छा, जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव आयोग है कौन सा? याद रखिएगा आर्टिकल 324 में है। किसमें है? आर्टिकल 324 से 329 में क्या है? चुनाव आयोग है। और आयुक्तों का जो है नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U233 यानी कि यूरेनियम 233। अच्छा, 233 क्या है? याद रखिएगा 233 इसका परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है। ऐसे तो यूरेनियम का 92 ही होता है, लेकिन एक 233 है, एक 235 है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है कौन सा ऐसा रिएक्टर है? ऑप्शन में है पूर्णिमा 2, कामनी, ध्रुव और पूर्णिमा 1। आंसर क्या होगा? कामनी को यूरेनियम 233 के लिए तैयार किया जा रहा है, इसी के लिए, इसके मतलब इससे जो है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सबसे पहले ये जानिए कि चंद्रयान 1 को छोड़ा कहां गया था? 2008 में छोड़ा गया था चंद्रयान 1 को। अब आया क्वेश्चन कहां से छोड़ा गया था? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, व्हीलर द्वीप, बालासोर, श्रीहरिकोटा। आंसर क्या होगा? श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है आपका चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो स्वराज पार्टी की चर्चा कई बार हो चुकी है। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे। देखिए CR दास ही दिख रहा है आपको, जिसका की फुल फॉर्म है चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आप जानते होंगे। अकबर, बैरम खान, शहशाह सूरी और हुमायूं। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, इनको खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किनको? बैरम खान को। ये कौन थे? अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि अकबर काफ़ी कम एज में राजा बन गए थे। तो जो उनका जो क्या बोलते हैं हेड सिपाही जो थे बैरम खान थे, उनको जो है खाने खाने की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? अगेन कर्क रेखा का क्वेश्चन है। इस बार ऑप्शन बदल गया है, वहाँ इसी सेट में उत्तर प्रदेश था, इस बार इस सेट में क्या होगा? असम होगा। 8 राज्य मैंने आपको बता दिए थे, उसमें असम नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है। कौन कौन सा? झारखंड है, मिजोरम है, राजस्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली 1997 की घटना है। कब की घटना? 1997 की घटना है। क्लियर। और ये प्रोटोकॉल पे इंडिया ने कब साइन किया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अगस्त 2002 में जो है ये इंडिया ने इस पर साइन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू हुई है? ऑप्शंस क्या क्या है आपका? छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और 7th प्लानिंग कमीशन, जो 5th ईयर प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका 4th जो प्लानिंग पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान था, उसमें जो है ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलें आगे। ये हमारे आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अब इस बार एग्जाम को क्लियर करना है हम लोग को। थैंक यू।